अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सेहत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलग कहानियाँ। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आई होप आप इस कहानी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। जैसे कि आप सब ने पार्ट 1 में यही सुना कि एक फैमिली के साथ कैसे कैसे वाक़यात पेश आए। उन्होंने नए घर में शिफ्ट किया तो उनके साथ क्या क्या वाक़यात हुए जो काफ़ी खौफनाक भी थे और नाकाबिले यकीन भी। आपने पार्ट 1 में यही सुना कि मेरे बहन भाई जब शॉप पर गए तो उन्हें सारे मामलात से वाकिफ होकर ही वापस आए। तो आखिर वो बात क्या थी जिन्होंने सारे राज से पर्दा उठा दिया, तो इस बारे में आज जानते हैं। तो दुकानदार का ऑनर उन्हें इस बात से आगाह कर देता है। वो बात कुछ ऐसी थी कि आपको नहीं पता। वो कहता है, मेरे भाई उन्हें जवाब में ये बताते हैं कि आप किस बारे में बात करते हैं, हमें क्या नहीं पता। तो वो दुकानदार का ऑनर कहता है कि ये बात तो सारे मोहल्ला में मशहूर है। मुझे तो लगता है पूरे मोहल्ले को छोड़कर सिर्फ आप लोगों को ही इस बात के बारे में नहीं पता, जबकि आप लोग इस घर में रहते हुए भी इस बात से बेखबर हैं कि यहाँ एक रूह रहती है। इस मोहल्ले में सबको यही बात पता है। ये रूह तो काफी सालों से यहाँ रहती है और ये किसी को एक दिन भी यहाँ रुकने नहीं देती। आप लोग कितने दिन कैसे रुक गए भला? आप में से किसी ने भी इस रूह को अपने घर में कभी महसूस नहीं किया और ना ही कभी आवाजें सुनी? तो मेरे भाई ने हैरान होकर यही जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये बात तो सही है कि हमारे साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात तो हुए, लेकिन हमने कभी उसे देखा तक नहीं और ना ही हमने कभी किसी ऐसी आवाज सुनी हो। मेरे भाई सुनकर तो बिल्कुल ही सुन पड़ गए। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे इस बात से और अंदर ही अंदर खौफज़दा भी। वो दिल ही दिल में यही सोच रहे थे कि हम इतने दिनों से एक रूह के साथ गुजारा कर रहे हैं, जिस बात का अंदाज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे भाइयों के काफ़ी एज़ार के बाद उस दुकानदार ने उन्हें पूरी स्टोरी से वाकिफ़ किया। वो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि ये घर एक बहुत अच्छी औरत का हुआ करता था, जिसने काफ़ी दिल से इस घर को बनाया था। उसकी फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे, एक वो और एक उसका हस्बैंड और तीसरा उसका बेटा। वो बेटा उसका सगा नहीं था क्योंकि वो अपने हस्बैंड की दूसरी बीवी थी। मैं नहीं जानता कि उसका बेटा उसके साथ क्यों खुश नहीं था। बाकी वो तो काफ़ी अच्छी औरत थी, इस मोहल्ले में सबको अच्छी लगती थी। हर किसी की मदद करना, सबसे अच्छे से बात करना और काफ़ी ज़्यादा अच्छी औरत थी वो। तो बेटे ने उसका कत्ल करके उसे टैंकी में डाल दिया। सुनने में तो मैंने इतना ही सुना था। बहरहाल क्या हुआ मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं, लेकिन आज भी इस घर से आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो औरत आज भी सबको दिखती है। आप मुझे एक बात बताइए कि आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? मेरे भाई उसे जवाब में यही कहते हैं कि हमें तो यहाँ रहते हुए 2 हफ्ते हो गए। वो हैरान होकर यही कहते हैं कि वाकई आपको कैसे इसने रहने दे दिया, वरना हर फैमिली एक दिन से ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वो यही कहती है सबसे कि ये घर मेरा है और मैंने इतने दिल से बनाया है, तो किसी को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं सिवाय मेरे। फिर फ़ौरन ही वो लोग घर आए और मेरे डैड को इस बात से आगाह किया। मेरे डैड ने किसी से ये बात शेयर नहीं की, यहाँ तक कि जब मेरे दादा ने चेंज करने के लिए कहा था घर, जब मेरे डैड ने मना कर दिया तो वो भी छोड़कर चले गए। उन्होंने यही कहा कि ये घर मेरे लिए काफ़ी भारी है, मैं यहाँ और मज़ीद नहीं रुक सकता। उसके बाद रात हो गई और हम सो गए। सुबह अगले ही दिन हमारी फैमिलीज़ और मेरे कज़न्स हमसे मिलने आ गए। हमें इस घर में काफ़ी दिन हो चुके थे, उन्हें साथ में घर भी देखना था और हमसे मुलाकात भी करना था। हम तो बहुत खुश थे कि घर बिल्कुल ही फुल हो गया और मेरे कज़न्स मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। हम सब एक एज के हुआ करते थे। हम काफ़ी छोटे थे। मेरे कुछ कज़न्स बिल्कुल ही शांति से बैठकर हमारे साथ खेल रहे थे, लेकिन मेरा एक कज़न बहुत ही ज़्यादा शैतान था। वो एक जगह नहीं बैठ सकता था और काफ़ी ज़्यादा मस्तियाँ करता फिरता था। मेरे मॉम ने उसे मना भी किया कि बेटा तुम नहीं करो, तुम्हें लग जाएगी, तुम एक जगह बैठ जाओ, लेकिन उसने एक ना सुनी और वो मस्तियाँ करता ही गया। तब हम छत पे थे और हम ज़्यादा वहीं खेला करते थे क्योंकि वहाँ हवा बहुत अच्छी आया करती थी।
ना जाने ऐसा क्या हुआ कि वो छत से डायरेक्ट नीचे गिर पड़ा। ना ऊपर गिरने से बाद तो हम बिल्कुल ही डर गए कि इसके साथ क्या हुआ होगा। जब हमने नीचे जाकर देखा तो वो बिल्कुल सही सलामत था, उसे एक चोट तक नहीं आई। ऐसा लगता था कि उसे ज़मीन पे किसी ने आराम से उतार दिया हो। हम तो इस बात से काफ़ी हैरान थे कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है कि एक बच्चा ऊपर से गिरे और उसे चोट तक ना आए, क्योंकि ये बिल्कुल भी मामूली बात नहीं थी। हम 3 मंजिल के घर पर रहते थे। अगर कोई 3 मंजिल के घर से गिरता छत से और नीचे तक तो कितनी चोटें उसे आ सकती थी, यहाँ तक कि जान भी जा सकती थी। हम तो बहुत ज़्यादा हैरान थे। एक तरफ से काफ़ी खुश थे कि वो बिल्कुल ठीक था और एक तरफ से हैरान भी थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। ये बात तो किसी के समझ में भी नहीं आई, बिल्कुल समझ से बाहर थी। इस वाक़ये के बाद तो सब हैरान रह गए और रात हुई तो हम सब सो गए। मेरी फैमिली तो अपने अपने घर जा चुकी थी। रात के 3-4 बजे उसने मेरे डैड को उठाया। जैसे ही मेरे डैड उठकर बैठ गए तो उन्हें देखा कि वहाँ एक औरत खड़ी है। मेरे डैड से कहती है कि तुम यहाँ से उठकर फ़ौरन चले जाओ, ये घर मेरा है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। मेरे डैड उन्हें जवाब में कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर, तुम तो मेरे हालात से वाकिफ़ होगी। मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इतना अच्छा सा मकान कहीं ले सकूं, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं देखता हूँ कोई ना कोई हल निकल जाएगा। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ़ हूँ, मैं तुम्हें खुद कुछ दूंगी, मैं तुम्हें कुछ चीज़ दूंगी, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरे डैड कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को प्लीज़ कुछ मत करना। वो कहती है कि नहीं, वो मेरे भी बच्चे जैसे ही हैं, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करूँगी। वो कहती है कि मैंने ये घर बहुत दिल से बनाया है, इसलिए मैं यहाँ किसी को रहने की इजाज़त नहीं देती। ये घर बनाने का मेरा सालों से ख्वाहिश रहा है। जब ये पूरा हो गया तो मैं यहाँ रहने आ गई। मेरे काफ़ी साल के मेहनत के बाद मैंने ये घर बना लिया। जब इसमें शिफ्ट हो गई तो मेरे साथ वो हुआ जो शायद कभी किसी के साथ ना हुआ हो, और मैं हमेशा यही दुआ करती रहूँगी कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। वो शख्स मेरा बेटे जैसा ही था, बल्कि बेटे जैसा नहीं, बिल्कुल मेरा बेटा ही था। मैंने कभी भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और ना ही कभी ये महसूस करवाया कि मैं उसकी माँ नहीं। मैंने तो उसे बहुत प्यार और लाड से रखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अपने दिल में कितनी नफ़रत रखता है मेरे लिए। उसने मुझे मेरे घर ही आकर क़त्ल कर दिया, यहाँ तक कि मुझे टैंकी में डाल दिया ताकि किसी को पता ना चले। मेरे हस्बैंड हर जगह ढूंढते फिरे और वो मेरे हस्बैंड से यही कहता रहा कि मैं भाग गई हूँ। सभी इस बात से लाइलम थे कि मेरी लाश इस टैंकी में मौजूद है। जब इस टैंकी के पानी ने बदबू करना शुरू कर दिया मेरी लाश की वजह से, तभी सबको पता चला कि मैं इस टैंकी में मौजूद हूँ। इसलिए ये घर मैं किसी को नहीं देती। मैं अपने कातिल को घुमा कर यहीं लेकर यहीं आकर मारूंगी। दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, लेकिन मैं उसे यहीं लाकर ही कत्ल करूंगी। जिस बेदर्दी से उसने मेरा कत्ल किया, बिल्कुल वैसे ही। बात बोलने के बाद वो वहाँ से गायब हो गई। मेरे डैड परेशान रहे। सुबह होते ही मेरे डैड ने बोला कि एक जगह मिल गई है तो हमें फ़ौरन ही वहाँ शिफ्ट कर लेना चाहिए। हमने सारी पैकिंग कर ली, कबाड़ से लेकर रूम्स तक सब खाली कर दिए। फिर मेरे डैड ने हमें ये सब स्टोरी से आगाह किया और उन्होंने हमें ये भी बताया कि जाने से पहले ज़रा सही से चेक कर लेना, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कुछ ज़रूर देगी, तो शायद यहीं कहीं हो। हमने ये सुनकर फैसला किया कि वैसे तो हमने सब कुछ खाली कर दिया है, क्यों ना हम सब कुछ वापस दोबारा चेक करने जाएं।
तो हम दोबारा वापस सब कुछ चेक करने गए। तो जैसे ही हमने एक कबर्ड खोला तो उसमें से हमें एक ट्रेजर मिला, यानी कि एक तिजोरी। हम तो ये देखकर काफ़ी हैरान रहे और काफ़ी खुश भी थे। वो काफ़ी खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। जैसे ही हमने उस तिजोरी को खोला तो उसके अंदर से हमें एक बड़ा सा सूटकेस नज़र आया। मैं और मेरी बहन वहाँ थे। मैंने अपनी बहन से कहा कि आप इसे उठा लेना, आप इसे निकाल कर उठा लें तो हम इसे खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या होगा। मेरी बहन ने मुझसे कहा, नहीं, मैं तो इसे नहीं उठा सकती। मैंने अगर इसे उठा लिया और अगर उस रूह ने मेरे हाथ पकड़ लिया तो मैं तो उसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने वाली, आपको उठाना चाहिए। उसके बाद लड़ाई में ही हम में से किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया। फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी आगे गई, हम में से किसी ने बोला मेरे डैड को कि आप तो सफाई का सामान तो घर में ही छोड़ा है। तो मेरे डैड ने बोला, नहीं, उसने मुझे कहा था कि आप सफाई का सामान यहीं रहने दें, मैं अपने घर को साफ करूंगी इससे। फिर मुझे भी याद आया, मैंने अपने डैड से जिक्र किया कि अब्बू वहाँ एक ऐसी चीज़ पड़ी हुई थी जिसमें एक बड़ा सा सूटकेस था, चले हम उसे निकाल कर लाते हैं। मेरे डैड ने कहा नहीं, उसने मुझसे कहा था कि मैं आपको उसी वक्त वो चीज़ दूंगी तो आपको उसी वक्त उठा कर ले जाना चाहिए और आप दोबारा कभी मेरे घर नहीं आएंगे। तो हम दोबारा नहीं जा सकते, जो हमारे नसीब में था शायद हमारे नसीब में यही लिखा था। अगर आप मुझे निकलने से पहले बता देती तो हम ज़रूर ले आते, लेकिन अब हम दोबारा वहाँ नहीं जा सकते। ये कहानी एक सच्चे वाक़ये पर है। अगर आज भी आप उस घर को देखना चाहते हैं तो आपको सिंधी मुस्लिम सोसाइटी मल्लीर कराची में ये घर आज भी आपको मौजूद मिलेगा और ये घर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। आप वहाँ पहुँचकर किसी से भी राब्ता करें तो वो आपको इस घर के बारे में ज़रूर मालूमात देगा और ये आज भी उन सबको दिखती है। इस कहानी के दो मेन किरदार यानी कि उनके डैड और उनके दादाजी आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा वाक़यात पेश आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या तो आपने कभी ऐसे घर के बारे में सुना हो तो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और आपको नई वीडियो चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।